हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फाइनली आपका लास्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। सो यस गाइस, टुडे इज द लास्ट पार्ट, लास्ट क्लास ऑफ योर चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर केमिस्ट्री चैप्टर बड़ा ही छोटू सा है और इसीलिए ये कम पार्ट्स में कवर अप हो गया, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका लास्ट पार्ट ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। चलिए डिस्कस करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री वाले चैप्टर को। तो बेसिकली लास्ट पार्ट में, मतलब लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेकेलाइट को, कि बेकेलाइट क्या होता है। हम लोगों ने देखा था बेकेलाइट के अलावा मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। इसी के साथ साथ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था ब्यूना एस, मतलब ही हम लोगों ने देखा था SBR, मतलब ही स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर को। हम लोगों ने इन सब का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ में हम लोगों ने इनके यूजेस को और इनकी प्रॉपर्टीज़ को, आई मीन टू से इनके एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। सो इन कंटिन्यूशन विथ आवर लास्ट क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नियोप्रीन प्रिपरेशन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉलीमर, जिसका नाम है नियोप्रीन। नाम तो बड़ा अजीबोगरीब सा है, नियोप्रीन। तो चलिए देखते हैं बेसिकली ये नियोप्रीन है क्या चीज़। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये नियोप्रीन बनता कैसे है, मतलब ही इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो नियोप्रीन है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसके यूजेस क्या है। तो लेट्स डिस्कस नियोप्रीन राइट नाउ। तो नियोप्रीन है आपका नेक्स्ट वाला पॉलीमर, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ देखो, आपको करना क्या है, एकदम ध्यान से देखना। आप लोग सबसे पहले ये वाला कंपाउंड लेंगे, और यहाँ पे आप लोग करवाएंगे इसका पॉलीमराइजेशन, क्योंकि नियोप्रीन भी भाई एक पॉलीमर है। मतलब जाहिर सी बात है, आपको अगर पॉलीमर को प्रिपेयर करना है तो आपको तो वहाँ पे पॉलीमराइजेशन ही करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवाया। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसका नाम होता है क्लोरोप्रीन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का एक और नाम है, वो देखो क्या नाम है। ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। नंबरिंग हमेशा उसी साइड से करना चाहिए जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। अब यहाँ पे क्लोरीन आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है आप लोग नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपके क्लोरीन को स्मॉल नंबर 2 मिल रहा है। अगर आप लोग नंबरिंग राइट हैंड साइड से करते थे तो आपके क्लोरीन को 3rd नंबर मिलता था, जो कि बड़ा हो जाता। और मैंने बताया था कि हमेशा नंबरिंग उसी साइड से करना जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पोजीशन पे आपको क्लोरीन दिख रहा है, तो आप लोग इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। इसको 2 क्लोरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आपको क्लोरीन दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला 2 क्लोरो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर के कार्बन पर और 3rd नंबर के कार्बन पर आपको अल्कीन दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, 3। और आपको जो अल्कीन है ना, वो 2 बार दिख रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, डाईइन। अगर मैंने आपको बोला कि चलो भाई सभी के सभी क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आधे से ज़्यादा पब्लिक को तो क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करते नहीं आएगा, क्योंकि नाम से आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके अंदर में है क्या, ठीक है। तो अगर मैंने आपको क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला, तो आधे से ज़्यादा पब्लिक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगी। क्लोरो नाम से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि वो कंपाउंड में क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे क्लोरो आ रहा है। लेकिन प्रीन नाम से आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसके अंदर बेसिकली है क्या। तो इसलिए क्लोरोप्रीन आपके लिए यूजलेस है। क्लोरोप्रीन से आपको क्लोरीन तो है पता चल जाएगा, बट प्रीन से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते नहीं आएगा, इसलिए आपको उसका एक और अल्टरनेटिव नेम याद रखना है। मतलब ये बेसिकली आपको ये याद रखना है कि क्लोरोप्रीन का मतलब ही क्या होता है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1, 3 डाइन। ये होता है आपके क्लोरोप्रीन का मतलब। चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से इसलिए की क्योंकि आपको नंबरिंग हमेशा उसी साइड से करना है जिस साइड से आपके फंक्शन को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने नंबरिंग लेफ्ट से किया। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है, इसलिए मैंने लिखा 2 क्लोरो। यहाँ पे टोटल कार्बन थे 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम था ब्यूटेन, इसलिए मैंने लिखा ब्यूटा। 1st नंबर के कार्बन पर और 3rd नंबर के कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है,
फर्स्ट नंबर के कार्बन पर और थर्ड नंबर के कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए लिखा मैंने 1,3। और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम होता है अल्कीन। अल्कीन में से हम लोग क्या लिखते हैं, ENA, इसलिए मैंने यहाँ पे ENA लिखा। और यहाँ पे अल्कीन 2 बार आ रहे, इसलिए मैंने क्या लिखा, डाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे बेसिकली पॉलीमराइजेशन करवाना है तो आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो जो भी आपका डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ अपन लोग सारे लेक्चर में देख चुके हैं। स्टार्टिंग के क्लास नंबर 2 से जितने भी मैं रिएक्शन पढ़ा रही हूँ ना आपको, क्लास नंबर 2 से मैंने रिएक्शन स्टार्ट की थी। हर क्लास में ही मैं ये चीज़ तो आपको बताती हूँ कि डबल बॉन्ड का कन्वर्शन पॉलीमराइजेशन होने के बाद सिंगल में हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में हो जाता है। जिसको ये ट्रिक पता चल गई वो कोई भी रिएक्शन बहुत ही ईजिली कर डालेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं ये रिएक्शन को। जाहिर सी बात है, आपको पॉलीमर को फॉर्म करना है तो आप उसको एन टाइम्स लेंगे। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको CH2 एज इट इज़ लिख के लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में, तो इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। फिर है आपका कार्बन, तो कार्बन लिखा, कार्बन से क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन लिखो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाता है, डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा है CH, तो मैंने CH को लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में, तो सिंगल, और यहाँ पे है आपका CH2। और ये रिंग जो होती है ये कंटिन्यू होती रहती है। यहाँ पे नीचे में एन टाइम इसलिए आएगा क्योंकि ये आपका एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का नाम होता है नियोप्रीन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नियोप्रीन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ पे क्लोरोप्रीन लिया, और जब आप क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो उससे आपका क्या बनता है, नियोप्रीन। याद रखना है, नियोप्रीन के नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा है, नियोप्रीन, तो वो बनेगा कैसे, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से। जब भी आप क्लोरोप्रीन को लेते हो और जब भी आप क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, उससे आपको मिलता है नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन नाम से आपको समझ में आता है कि वहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोरीन है, लेकिन आपको क्लोरोप्रीन का एक और नाम पता होना चाहिए जो कि है 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन। अगर आपको इसका ये वाला नाम पता है तभी जाके आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्लोरोप्रीन नाम को पढ़कर। जिसको पता रहेगा कि क्लोरोप्रीन का मतलब ही होता है 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन, वही लोग ये स्ट्रक्चर सिस्टमैटिकली ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। पॉलीमराइजेशन में बेसिकली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट डबल बॉन्ड इनटू सिंगल एंड सिंगल इनटू रिस्पेक्टिव डबल बॉन्ड। तो जहाँ डबल था उसको सिंगल में किया, जहाँ सिंगल था उसको डबल में किया। ठीक है, बस वही वाला काम करते। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड था, फिर इसको आपने डबल में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो मैं आपको हर बार एक ही चीज़ बताती हूँ कि जो भी सब्सटीट्यूएंट अटैच रहते हैं, जो भी सब्सटीट्यूएंट अटैच रहते हैं, सब्सटीट्यूएंट अटैच जो भी रहते हैं, डोंट चेंज देयर बॉन्ड, डोंट चेंज देयर बॉन्ड। ये चीज़ मैं आपको सारे क्लासेस में बताती हूँ, आज पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना, बहुत बार पढ़ा है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी सब्सटीट्यूएंट रहते हैं, जो रिंग का पार्ट रहते हैं, उनमें जो बॉन्ड पहले रहता है वही बॉन्ड आप बाद में भी रखते हैं। मतलब सब्सटीट्यूएंट वाले बॉन्ड को आप कभी भी चेंज नहीं करते। तो ये हुआ आपका नियोप्रीन। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नियोप्रीन के प्रॉपर्टीज़ को, बट बिफोर दैट प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। चलिए देखते हैं, सारे के सारे आ जाओ पेज नंबर 333 पर, मतलब 333 पे आपको आना है। देखो नंबर क्या है 3, और कितने बार है 3 टाइम्स, तो 333 पेज नंबर 333, मतलब 333 पे आ जाओ। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नियोप्रीन के प्रॉपर्टीज़ को। नियोप्रीन का प्रिपरेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब नियोप्रीन के प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। नियोप्रीन इज ए सिंथेटिक रबर। बेसिकली नियोप्रीन भी आपका एक रबर ही है, लेकिन वो कैसा रबर है, सिंथेटिक रबर है, क्योंकि वो रबर को आपने बनाया है, वो रबर मैन मेड है, नेचुरली झाड़ से नहीं आया है, ये रबर को हमने बनाया है, इसलिए ये रबर कैसा हुआ, सिंथेटिक रबर। इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन। क्लोरोप्रीन पॉलीमराइजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नियोप्रीन इज पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम। अगर आप
पेट्रोल नियोप्रिन के ऊपर डालते हो तो नियोप्रिन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब नियोप्रिन जो है वो पेट्रोल को कैसा है, इनइफेक्टिव है, पेट्रोल को रेजिस्टेंस है। मतलब ये अगर आप उसके ऊपर पेट्रोल डालते हो तो नियोप्रिन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज नियोप्रिन इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, चाहे आप उसके ऊपर कोई भी ऑयल डाल दो अपने घर का, वो सब्जी बनाने वाला जो ऑयल होता है ना, एडिबल ऑयल, वो डालो या आप लोग पेट्रोल डालो, नियोप्रिन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नियोप्रिन जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है वेजिटेबल ऑयल्स को और पेट्रोलियम को। लाइट एज वेल एज हीट, चाहे उस पर लाइट डालो, चाहे उसको आप बहुत ज़्यादा हीट करो, बहुत ज़्यादा उसको गर्म करो, या पेट्रोल डालो या ऑयल डालो बहुत ज़्यादा गर्म करो, नियोप्रिन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियोप्रिन इज़ यूज्ड इन मेकिंग हॉस पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन। तो आप लोगों ने बेसिकली ये देखा होगा भाई, एंड मेकिंग गास्केट्स, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो आपकी गैस होती है ना, गैस में देखो सिलेंडर से लेके गैस तक का एक पाइप होता है, ठीक है, उसी को आप लोग बोलते हो हॉस पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन। तो ये जो पाइप्स होते हैं ना, ये आपके नियोप्रिन से ही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड मेकिंग गास्केट्स, गास्केट एक पार्ट होता है, गैस का ही पार्ट होता है, वो भी आप नियोप्रिन से बनाते हो। तो गास्केट को आप नियोप्रिन से बनाते हो, और इसी के साथ साथ हॉस पाइप जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैसोलीन का, वो भी आप लोग नियोप्रिन से ही बनाते हो। रीज़न ये है क्योंकि नियोप्रिन के ऊपर ना तो ऑयल का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना तो कोई पेट्रोल का इफेक्ट पड़ता है, ना हीट का इफेक्ट पड़ता है, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं गैस को। मतलब जाहिर सी बात है भाई, देखो अगर कोई भी पाइप आप यूज़ कर रहे हो, सपोज आप कोई भी पाइप यूज़ कर रहे हो, और अगर उस पाइप में से आपको हीट मतलब ही गैस को ट्रांसफ़र करना है, तो जाहिर सी बात है ना, ये पाइप ने प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट से। सपोज अगर ये गैस ने कहीं से भी आग पकड़ ली तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री जल जाएगा। इसलिए हम लोगों को ऐसे पाइप चाहिए जिसमें से जब गैस पास हो रही हो, वो जो पाइप है वो किसी के भी कांटेक्ट में गैस को हीट के कांटेक्ट में ना आने दे, गैस को पेट्रोल के कांटेक्ट में ना आने दे, गैस को ऑयल के कांटेक्ट में ना आने दे। क्योंकि अगर गैस ऑयल के कांटेक्ट में आ गया, या तो अगर गैस पेट्रोल के कांटेक्ट में आ गया, या तो अगर गैस हीट के कांटेक्ट में आ गया, तो पूरी तरीके से वो ब्लास्ट हो जाती है पाइपलाइन। इसलिए हम लोग गैस को तो ट्रांसफ़र करते हैं हॉस पाइप के थ्रू, लेकिन हम लोग को ऐसा पाइप चाहिए जो हीट को भी रेजिस्ट कर सके, जो ऑयल को भी रेजिस्ट कर सके, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी रेजिस्ट कर सके, और गैस को किसी के भी कांटेक्ट में ना आने दे। तो ये जो है आपका नियोप्रिन, वो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ हॉस पाइप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन, क्योंकि वो हीट को भी रेजिस्टेंट होता है, ऑयल को भी, पेट्रोलियम को भी और लाइट को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटर केबल जैकेट्स। ठीक है, मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, एक सेकेंड, जो भी आपके केबल्स रहते हैं ना, वो केबल्स बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नियोप्रिन का। ज़रा ध्यान से देखो भाई, ये स्नेक नहीं है, कुछ लोगों को लगा मैं स्नेक दिखा रही हूँ, स्नेक वेक नहीं है, ये क्या है, ये केबल्स है। तो ये केबल बनाने के लिए भी हम लोग नियोप्रिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, जब भी हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हैं हमारे मोबाइल की, तो हम लोगों को जाहिर सी बात है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए, क्योंकि ये कवरिंग किसी के भी कांटेक्ट में आ सकता है, हीट के कांटेक्ट में आ सकता है, तो फिर तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा ना घर। इसलिए हम लोग जब चार्जर यूज़ करते हैं तो अंदर में तो बहुत सारे वायर है, लेकिन हम लोग उसको बाहर से कोटिंग दिखती है आपको। तो ये जो कोटिंग है ना, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर केबल की जो कोटिंग होती है, ये हम लोग नियोप्रिन से ही बनाते हैं। आगे बढ़ते, बेल्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन करवाने के लिए जो बेल्ट यूज़ किए जाते हैं हम लोग, वो भी उसमें भी हम लोग नियोप्रिन बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, जैकेट्स बनाने के लिए, है ना। तो जो भी वायरिंग के जो भी जैकेट्स होते हैं, वायर के जो भी कवर होते हैं, इंसुलेटर केबल जो होते हैं, यूएसबी केबल जो होते हैं, इसी के अलावा ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए गैसोलीन का हॉस पाइप जो होते हैं, वो सब में हम लोग नियोप्रिन ही यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हुआ आपके नियोप्रिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देख रहे हैं वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रिन को। तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना भाई, वो ये आता है कि वुल्केनाइजेशन क्या होता है। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि मैं 3 क्लास पहले ही आपको वुल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर पढ़ा चुकी हूँ, और मैंने आपको वुल्केनाइजेशन में ये पढ़ाया था कि अगर कोई भी रबर के अंदर हम लोग क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग वुल्केनाइजेशन बोलते हैं। और हम लोगों ने वुल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर को देखा था उस वक्त 3-4 लेक्चर्स पहले। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रिन। मतलब नियोप्रिन जो एक रबर तो है भाई, लेकिन इस रबर के हार्डनेस को मुझे बढ़ाना है।
इस रबर के टेंसाइल स्ट्रेंथ को मुझे एनहांस करवाना है, इस रबर को मुझे स्ट्रांग बनवाना है ताकि वो ब्रेक इजीली ना हो सके, इसलिए मुझे उसके अंदर में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को। और जब भी हम लोग किसी भी रबर के अंदर में क्रॉस लिंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उस प्रोसेस से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है और उसका टफनेस बढ़ता है, उसका हार्डनेस बढ़ता है, उसकी एबिलिटी बढ़ती है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वुल्केनाइजेशन, that is introducing a cross-linked structure into the rubber so as to enhance its tensile strength, hardness, strong strengthness, so that this process is called as vulcanization. So now we are going to discuss vulcanization of neoprene. Let's discuss कि vulcanization of neoprene होता क्या है, but before that first you take the screenshot of this. चलिए डिस्कस करते हैं वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन को। नियोप्रीन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो अभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखता है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वुल्केनाइज्ड नियोप्रीन को। चलिए डिस्कस करते हैं वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन को। बेसिकली हम लोग नियोप्रीन लेंगे और उसका वुल्केनाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। तो बेसिकली वुल्केनाइजेशन का मतलब ही होगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर इनटू नियोप्रीन। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना, वो ये आता है कि चलो भाई मैं वुल्केनाइजेशन करा भी दूंगी, चलो करा दूंगी मैं वुल्केनाइजेशन। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वुल्केनाइजेशन अगर मुझे नियोप्रीन का कराना है तो मुझे लेना क्या पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप जब वुल्केनाइजेशन करवाते हो तो आपको एक वुल्केनाइजेशन करवाने के लिए वुल्केनाइजिंग एजेंट लगता है। वुल्केनाइजिंग एजेंट के बिना आप वुल्केनाइजेशन नहीं करवा सकते। मतलब आई जस्ट मीन टू से कि फॉर डूइंग वुल्केनाइजेशन वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ वुल्केनाइजिंग एजेंट विच कैन इंट्रोड्यूस क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर इनटू द पॉलीमर, ठीक है। सो बेसिकली वी विल सी कि बेसिकली हम लोग कौन सा वुल्केनाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। अब आप लोग ये एक चीज़ बताओ भाई, मुझे तो यहाँ पे वुल्केनाइजेशन करवाना है नियोप्रीन का, तो जाहिर सी बात है जो पहला कंपाउंड मैं यहाँ पे लूँगी रिएक्शन के लिए वो क्या रहेगा, वो मेरा नियोप्रीन रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि मुझे वुल्केनाइजेशन नियोप्रीन का करवाना है, तो पहला कंपाउंड जो मैं लूँगी वो भी नियोप्रीन ही रहेगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नियोप्रीन को। ये है आपके नियोप्रीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दिमाग में भाई सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो ये आती है कि नियोप्रीन तो आपने ड्रॉ कर दिया है ना, तो नियोप्रीन हमको कैसे याद रहेगा, क्योंकि इसी के पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी नियोप्रीन पढ़ाया, वही वाला नियोप्रीन मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये एक पॉलीमर है जो अभी हम लोगों ने प्रिपेयर किया। अब ये तो भाई क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, तो एक और बार नियोप्रीन को लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को एक और बार लिख दो ना। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, एक बार नियोप्रीन को लिखा, ये अपन अभी पढ़ चुके, और एक और बार इसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। एक और बार मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये पहला नियोप्रीन का स्ट्रक्चर था, इसी नियोप्रीन को मैंने फिर से लिख दिया। देखो CH2 C Cl डबल बॉन्ड C, ठीक है, फिर है आपका CH2, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नियोप्रीन को लिखा। अब आप 2 बार भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो रही कि नहीं 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 मैं तो 3 बार लिखूंगा, तो आप इस नियोप्रीन को 3 बार भी लिख सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 बार तो भी लिखो, मिनिमम 2 बार तो भी लिखो। बाकी आप 3 बार भी लिख सकते हैं, 4 बार भी लिख सकते हैं, 5 बार भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, ये वाला जो क्लोरीन है इसको ऊपर में लिखो या इसको नीचे में लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक क्लोरीन को आपकी इच्छा हो रही होंगी तो ऊपर में लिखो, अगर आपकी इच्छा है क्लोरीन को नीचे लिखने की तो आप नीचे लिखो, है वो चीज़ सेम ही, चाहे उसको ऊपर लिखो या उसको नीचे लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसको कैसे भी लिख सकते। मैंने एक बार नियोप्रीन को लिखा और फिर से एक और बार मैंने नियोप्रीन को लिखा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेनी है। क्लोरीन को ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, जैसी आपकी इच्छा। अब देखो मैं और क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो मैं एक और बार नीचे में नियोप्रीन को लिखूंगी, एक और बार उसको लिख दो, एक और बार उसको लिख देना। अब इसको भी एक और बार लिख देते,
ठीक है। तो पहले मैंने एक बार नियोप्रीन को लिखा, फिर उसके बाजू में सेकेंड टाइम लिखा, फिर नीचे में लिखा और थर्ड टाइम लिखा, ठीक है। तो मैंने एक ही नियोप्रीन को टोटल 4 टाइम्स लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, हम लोग यूज़ कर रहे हैं MgO को। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग MgO को यूज़ कर रहे हैं एज वुल्केनाइजिंग एजेंट। MgO को मैं यूज़ कर रही हूँ वुल्केनाइजिंग एजेंट के जैसे, MgO को मैं यूज़ कर रही हूँ वुल्केनाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। अब देखो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं वुल्केनाइजेशन को। यहाँ पे हम लोग वुल्केनाइजेशन करवाएंगे और आपको देखना है बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ से निकलेगा Mg और यहाँ से निकलेंगे दोनों के दोनों Cl, मतलब आपका निकल क्या रहा है, MgCl2 आपका निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -MgCl2, और ये MgCl2 लगभग n टाइम्स निकल रहे हैं। n टाइम्स इसलिए निकल रहे क्योंकि ये भी आपने n टाइम लिया है, ये भी आपने n टाइम लिया है, MgO भी आपने n टाइम लिया है, इसलिए MgCl2 जो है वो भी आपका n टाइम ही निकला है, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि Mg जो है मतलब मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ में ही क्यों निकल रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो भी ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, जिसमें आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राशि, आई जस्ट मीन टू से कि जो भी आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा उनके ऊपर चार्ज होता है +2, मतलब ही वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ही वो हमेशा 2 एटम के साथ में कंबाइन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट है, जैसे कि उसके नाम में ही आ रहा है 2, तो उनके ऊपर चार्ज भी +2 होता है, वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ही 2 कोवलेंट बॉन्ड, और वो हमेशा 2 एटम के साथ में कंबाइन होते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो भी ग्रुप 2 का है, मतलब वो भी 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब ही वो 2 एटम के साथ में कंबाइन होता है। इसलिए एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, 2 क्लोरीन के साथ, क्योंकि वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो उसके ऊपर चार्ज भी +2 आएगा और वो 2 एटम के साथ में कंबाइन होगा। इसलिए एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, 2। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, एक मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ में कंबाइन होगा। रीज़न ये है क्योंकि मैग्नीशियम एक ग्रुप 2 का एलिमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आप लोग करने क्या वाले हो, जरा ध्यान देना कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। एज इट इज देख के लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे आपको CH2 दिख रहा है तो CH2, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है कार्बन तो कार्बन, फिर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, C, डबल बॉन्ड CH, CH2, जो दिख रहा है उसको एज इट इज देख के लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये कार्बन के पास क्लोरीन था और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम था। पहले आप इसको ऐसा का ऐसा देख के लिख लो, फिर आप नीचे की भी लाइन को वैसे देख के लिखो। यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका है CH2, फिर है आपका C, फिर है आपका डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन, डबल बॉन्ड CH, CH2, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले मैंने एक बार नियोप्रीन को लिखा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, ठीक है। आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले दोनों के दोनों क्लोरीन को आप नीचे लिखो और नीचे वाले दोनों के दोनों क्लोरीन को आप ऊपर लिखो, तो आप इजीली वहाँ पे रिमूवल का साइन दिखा सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक क्लोरीन को ऊपर लिखेंगे, कुछ नीचे लिखेंगे, तो आप वो दिखाएंगे कैसे कि वो रिमूव हो रहा है। इसलिए ऊपर वाले दोनों कंपाउंड के, मतलब ये दोनों नियोप्रीन के क्लोरीन को नीचे लिखो और नीचे वाले दोनों नियोप्रीन के क्लोरीन को ऊपर लिखो, सो दैट यहाँ से इजीली MgCl2 रिमूव हो पाए, ठीक है, और आप वो दिखा पाओ। तो यहाँ पे MgO जो है वो मैंने वुल्केनाइजिंग एजेंट का की तरह लिया और यहाँ पे मैंने वुल्केनाइजेशन करवाया। एक मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ में कंबाइन होगा क्योंकि मैग्नीशियम एक ग्रुप 2 का एलिमेंट है, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो जो भी सीरीज मुझे यहाँ दिख रही थी मैंने उसको एज इट इज देख के लिखा, जो भी सीरीज मुझे नीचे दिख रही थी मैंने उसको भी एज इट इज देख के लिखा। अब देखो मैं करवाने क्या वैल्यू, ज़रा ध्यान देना कि बेसिकली मैं यहाँ पे करवाऊंगी क्या। ये कार्बन था, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन था, ये वो वाला कार्बन है, ठीक है। ये दोनों कार्बन के बीच में यहाँ क्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ मैग्नीशियम था। अब ये MgCl2 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या है, ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ से MgCl2 बाहर निकल गया तो ये दोनों कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ऑक्सीजन,
ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे ये वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड के पहले वाले कार्बन को देखना, यहाँ पे था क्लोरीन, क्लोरीन Mg, अब यहाँ से भी MgCl2 बाहर निकल गया, तो ये दोनों कार्बन के बीच में बचा क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका आएगा ऑक्सीजन। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो एक लिंकेज थी वो दूसरे लिंकेज के साथ क्रॉस फॉर्म में कंबाइन हो पा रही है। तो पहले वाली लेयर की लिंकेज और सेकेंड वाली लिंकेज दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो पा रही है, मतलब यहाँ पे आपने क्रॉस लिंकिंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया, और इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हो, वुल्केनाइजेशन। ठीक है, इसको आप लोग बोलेंगे नियोप्रीन, और इसको आप लोग बोलेंगे वुल्केनाइज्ड नियोप्रीन, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग आ गई है, दो लेयर्स के बीच में, दो लिंकेजेस के बीच में एक टाइप की लिंकिंग आ गई है, इसलिए आप लोग उसको क्या बोलते हो, वुल्केनाइज्ड नियोप्रीन। और ये वाली जो सीरीज है ना वो कंबाइन होते रहती है, चलते रहती है, वो कभी भी वो एंड नहीं होती। तो ये हुआ आपका वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। सबसे पहले आज की क्लास के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि नियोप्रीन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया वुल्केनाइजेशन उसका कैसे करवाते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विस्कस रेयॉन को। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वुल्केनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन के बाद में अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर को, जिसका नाम है विस्कस रेयॉन। हम लोग देखेंगे कि ये विस्कोस रेयॉन होता क्या है, विस्कस रेयॉन को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, विस्कस रेयॉन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स लुक इनटू विस्कस रेयॉन की बेसिकली हाउ विस्कस रेयॉन इज एक्चुअली। चलिए देखते हैं विस्कस रेयॉन को। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग जो देखने वाले हैं कि बेसिकली ये जो विस्कस रेयॉन होता है आप इसको प्रिपेयर कैसे करते हो, वो अभी हम लोग देखेंगे कि विस्कस रेयॉन को प्रिपेयर करना क्या इजी काम है, उतना भी इजी काम नहीं जितना इजी हम समझते हैं। तो जो ये विस्कस रेयॉन है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं सेलुलोज से, और ये जो सेलुलोज है ये आपको मिलता है वुड पल्प से। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि विस्कस रेयॉन प्रिपेयर कैसे होगा उसको, मतलब ही हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विस्कस रेयॉन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विस्कस रेयॉन उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, मतलब ही कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे स्टेप नंबर 1 को। स्टेप को आप स्टेज भी बोल सकते हो क्योंकि स्टेप ही आपका स्टेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 1 को, मतलब ही स्टेज नंबर 1 को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पे लेना है सेलुलोज। तो जो भी आपका सेलुलोज है ना, आप लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेल OH से। आपको याद रखना है कि ये जो सेल OH है ना, इसी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सेल OH का मतलब ही यहाँ पे है सेलुलोज। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जो सेलुलोज है, अब जाहिर सी बात है उसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो हम लोग यहाँ पे सेलुलोज ही लिखेंगे। आपको याद रखना है ये जो सेलुलोज है ये आपको वुड पल्प से मिला है। कहाँ से मिला है, वुड पल्प से। जो झाड़ का जो ये होता है ना, लकड़ियाँ, उससे आपको मिलता है ये। चलिए इसके अंदर में हम लोग डालने वाले हैं NaOH को। मतलब बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आप लोग सेलुलोज के अंदर में डाल रहे हो NaOH को, और ये भी जो NaOH है ना, ये आपका कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ही कंसनट्रेटेड NaOH आप ले रहे हो। अब कंसनट्रेटेड NaOH का मतलब ये होता है कि जो NaOH आप ले रहे हो उसका अमाउंट वहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब ही वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हम लोग कंसनट्रेटेड NaOH बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेलुलोज ले रहे हैं, सेलुलोज हमको वुड पल्प से मिल रहा है, और यहाँ पे मैंने कंसनट्रेटेड NaOH लिया। तो अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से निकलेगा आपका H और यहाँ से निकलेगा आपका OH। मतलब यहाँ पे आपको करवाने का क्या है, कुछ भी नहीं करवाना है। यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से आप लोग OH को निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका सेल, ठीक है, ये है आपका O। अब यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर के फॉर्म में निकल गया, तो ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ कंबाइन होगा, Na के साथ में। तो ये अभी Na के साथ में कंबाइन होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हो अल्कली सेलुलोज। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्कली सेलुलोज।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक और बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग विस्कस रेयॉन को प्रिपेयर कर रहे हैं, और विस्कस रेयॉन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेलुलोज का। ठीक है, तो जो भी सेलुलोज है वो आपको वुड पल्प से मिलता है, और सेलुलोज का फॉर्मूला होता है सेल OH। इसके अंदर में हम लोग डाल रहे हैं NaOH को, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, मतलब ये आप यहाँ से वाटर को रिमूव कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे -H2O लिखा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ बच गई थी, यहाँ बचा था सेल, यहाँ बचा था आपका ऑक्सीजन। अब H और OH तो बाहर निकल गया, तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन से कौन अटैच होगा, Na, इसलिए मैंने उसको Na से अटैच कर दिया। अब जो सोडियम है वो अल्कली मेटल है, पता है ना, हे ली ना करे रब से फरियाद, मतलब ये आपके ग्रुप 1 के जो भी मेटल है वो अल्कली मेटल होते हैं, तो आप उसको अल्कली बोलते हो। अब ये था सेलुलोज और ये है अल्कली, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, अल्कली सेलुलोज, क्योंकि ये सेलुलोज है, ये अल्कली है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, अल्कली सेलुलोज। सोडियम एक ग्रुप 1 का मेटल है, और ग्रुप 1 मेटल को अपन अल्कली बोलते हैं, है ना, इसीलिए मैंने लिखा है अल्कली सेलुलोज। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 2 को। ये जो विस्कस रेयॉन है ये बनाना बहुत इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, और वो सारे स्टेप आपको सिस्टमेटिकली करना है, ऐसा नहीं कि एक स्टेप कर दिया तो काम खत्म, बहुत सारे स्टेप इसमें होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो करने क्या वाले हो, जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 1 में बने ना, आप उसको लेके आएंगे स्टेप नंबर 2 में। हम लोग हमेशा वही काम करते हैं कि जब भी कोई स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, तो जो भी पहले स्टेप में प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको आप लोग एज इट इज़ देख के यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए भाई, उसको हम लोग एज इट इज़ देख के यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख लिया मैंने। इसके अंदर में देखो हम लोग क्या डालने वाले हैं, इसके अंदर में हम लोग डालने वाले हैं कार्बन डाइसल्फाइड को। क्या डालेंगे हम लोग, इसके अंदर में डालने वाले हैं आपके कार्बन डाइसल्फाइड को। इसी को कहा जाता है कार्बन डाइसल्फाइड। इसको आप CH2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप CH2 भी लिख सकते हो, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो है ना CH2, इसी CH2 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बेटर होगा ये CH2 को ऐसा ना लिख के आप ऐसा लिखो। बुक में तो इसको ऐसा दिया है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा लिखते हो जैसा बुक में दिया है, तो आप लोग ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को सही तरीके से फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भले बुक में CH2 ऐसा दिया है, लेकिन आप CH2 को ऐसा मत लिखो, आप उसको ऐसा लिखो, तभी जाके आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि बुक में ऐसा दिया है आप हमको गलत पढ़ा रहे, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी सही है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको कि आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली देखो होने क्या वाला है, होगा कुछ भी नहीं, आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, और उसके बीच में आपको CH2 को डालने का है, और कुछ भी काम नहीं करना है। तो आपको ये वाले कंपाउंड को एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, और जो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और उसके बीच में आपको ये इंसर्ट करवा देना है। ये लिखेंगे, ये बॉन्ड के बीच में आप इसको इंसर्ट करवा देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ये है आपका सेल। ठीक है, ये आपका सेल है, ये है आपका ऑक्सीजन। तो हाँ भाई ये ऑक्सीजन है। अब देखो आगे आप लोग क्या करवाने वाले हो, ज़रा ध्यान देना। आपको यहाँ पे सेल था और ऑक्सीजन था, वो मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको ऑक्सीजन और सोडियम, मतलब ऑक्सीजन और Na के बीच वाले बॉन्ड में आपको क्या घुसाना है, ये वाले ग्रुप को वहाँ पे घुसाने का है। तो देखो आप लोग क्या लिखेंगे, कार्बन, देखो भाई ये वाला कंपाउंड, इसका नाम होता है सेलुलोज ज़ैंथेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज ज़ैंथेट। ठीक है, याद रखना है ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग सेलुलोज ज़ैंथेट बोलेंगे। अब देखो ये हो कैसे रहा है, करना कुछ भी नहीं है, ये सेल था, ये सेल है, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन है। फिर ये सोडियम और ऑक्सीजन के बीच वाले बॉन्ड में आप किसको इंसर्ट करा रहे हो, ये वाले ग्रुप को। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और सोडियम को देखो मैंने कैसे लिखा है, ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है, इन दोनों को मैंने अलग अलग लिखा। ये ऑक्सीजन था, ये सोडियम था, क्योंकि ऑक्सीजन और सोडियम के बीच वाले बॉन्ड में मुझे इसको इंसर्ट करवाना था, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को यहाँ लिखा और सोडियम को यहाँ लिखा, और बीच में मैंने क्या घुसाया, बीच में मैंने ये वाले ग्रुप को एज इट इज़ ले जाके रख दिया। ये कार्बन था, ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, इस ग्रुप को मैंने एज इट इज़ यहाँ ले जाके रख दिया। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था
और आपने तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड लिखा। तो भाई मेरे बच्चों ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था और अब मैंने सिंगल बॉन्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये सल्फर ने अब दूसरा बॉन्ड सोडियम के साथ बनाया है। सल्फर तो मैक्स टू मैक्स टोटल 4 या 2 बॉन्ड बनाता है। अब ये वाले सल्फर ने तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिया था, तो अब और कोई चांसेस तो बचते नहीं है। लेकिन जो ये वाला सल्फर है इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया था, लेकिन देखो ना यहाँ पे भी तो उसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, एक बॉन्ड सोडियम के साथ बनाया। इसलिए ये डबल बॉन्ड को मैंने किस फॉर्म में लिखा, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में। तो याद रखना कि सल्फर तो 4 बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम लोग हमेशा 2 ही बॉन्ड बनवाते हैं। तो यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, यहाँ भी 2 बॉन्ड, लेकिन जरा देखो यहाँ पे भी 2 ही बॉन्ड है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसलिए वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आया, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेलुलोज सेंटेड। करना कुछ भी नहीं है, ये बॉन्ड के बीच में आपको इसको फिटअप करना है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे स्टेप नंबर 3 को। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली स्टेप नंबर 3 को, कि स्टेप नंबर 3 में क्या होगा। तो जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 2 में बनी ना, उसको हम लोग पकड़ के लाएंगे स्टेप नंबर 3 में और उसके साथ करवाएंगे हम लोग रिएक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 3 को। स्टेप नंबर 3 के लिए जो भी चीज़ स्टेप नंबर 2 में बनी मैं उसको एज इट इज़ लेके आती हूँ और उसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ। तो जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 2 में बनी है, ज़्यादा एक्सेस दिमाग लगाए बिना उसको एज इट इज़ लिख लो। एज इट इज़ उसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो बेसिकली करने के वाले हो। अब आप लोग इसके अंदर में डालेंगे H2 को। इसके अंदर में आपको क्या डालना है, इसके अंदर में आपको डालना है H2 को। अगर आप लोग ज़रा ध्यान देते हो तो H2 में 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है आपका H और एक होता है आपका OH, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करवाया, जो भी सेलुलोज सेंटेड आपके स्टेप नंबर 2 में बना था उसको आप पकड़ के लाए स्टेप नंबर 3 में, है ना। उसको पकड़ के लाया। जैसे स्टेप नंबर 1 में जो बना उसको स्टेप में 2 में लाया, स्टेप नंबर 2 में जो बना उसको स्टेप नंबर 3 में लाया, और आपने उसकी करवाई रिएक्शन वाटर के साथ में। वाटर में 2 चीज़ें होती है, H और OH। तो अब देखो आप लोग क्या करवाने वाले हो, एकदम ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ से आपका निकलेगा Na और यहाँ से आपका निकलेगा OH। मतलब यहाँ से आपका बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका बाहर निकल रहा है NaOH। यहाँ से आपने Na को निकाला और यहाँ से आपने OH को निकाला, मतलब ही आपने यहाँ से NaOH को बाहर निकाला, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बचा क्या क्या है। यहाँ पे बचा है आपका सेल, तो उसको मैंने एज इट इज़ लिखा सेल को, सेल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। फिर आपको दिख रहा है कार्बन, तो कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर। आगे बढ़ते सल्फर। अब ज़रा यहाँ देखो, यहाँ से आपका निकला Na और यहाँ से आपका निकला OH। मतलब बेसिकली आपका बाहर क्या निकला, बेसिकली यहाँ से आपका बाहर निकला NaOH, क्योंकि यहाँ से Na निकल रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, तो यहाँ से आपका NaOH बाहर निकल गया। अब देखो और क्या हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये वाला कंपाउंड तो एज इट इज़ है और ये भी एज इट इज़ है। यहाँ से Na और यहाँ से OH NaOH के फॉर्म में बाहर निकला, तो आपने पहले ये कंपाउंड को एज इट इज़ देख के लिख लिया। अब ये वाला जो सल्फर है वो किसके साथ कंबाइन होगा, ये वाले हाइड्रोजन के साथ में। आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से Na, यहाँ से OH, आपने NaOH को बाहर किया। सेकेंड काम आपने यहाँ पे ये किया कि ये वाला जो कंपाउंड था उसमें ये जो सल्फर था उसको आप लोगों ने ज्वाइन किया ये वाले हाइड्रोजन के साथ में और ये वाला कंपाउंड बनाया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 4 को, कि बेसिकली आप लोग स्टेप नंबर 4 में क्या करने वाले हो। तो जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 3 में बनी उसी को आपको लोग पकड़ के लाएंगे स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में जो भी बना है, जो भी फॉर्म हुआ है उसी को आपने पकड़ के लाया स्टेप नंबर 4 में। चलो उसको एज इट इज़ देख के लिख लेते। ये है आपका सेल, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर, और ये है आपका SH, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में जो बना उसको मैंने एज इट इज़ ज़्यादा दिमाग लगाए बिना कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर में देखो हम लोग क्या डालने वाले, इसके अंदर में हम लोग फिर से H2 डालेंगे। ये H2 का मतलब ही होता है एसिड बाथ। हम लोग उसका एसिड वाटर बाथिंग करवाएंगे, एसिड वाटर बाथिंग। तो हम लोग बेसिकली क्या करवा रहे, एसिड वाटर से उसको धो रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो H2O है इसमें बेसिकली 2 ही टाइप की चीज़ें होती है। H2 में 2 टाइप की चीज़ें होती है, पहला होता है H और सेकंड होता है आपका OH।
तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि H2 में दो टाइप की चीज़ें होती है, H और OH। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका H और यहाँ से निकलेगा आपका OH। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ से निकल रहा है आपका H और यहाँ से निकल रहा है आपका OH, मतलब अभी यहाँ से आपका वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे आपका बचता है ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, एकदम ध्यान से देखते जाओ। तो सबसे पहले जो भी चीज़ स्टेप नंबर 3 में बनी, आपने उसको पकड़ के लाया स्टेप नंबर 4 में और उसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ में, मतलब ये उस कंपाउंड का आपने करवाया एसिड वाटर बाथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है H और यहाँ पे है आपका OH, मतलब यहाँ से आपने H2 को बाहर करवाया और देखो यहाँ से क्या बाहर होगा, यहाँ पे है आपका कार्बन और यहाँ पे है H2, यहाँ से आपका CH2 भी बाहर होगा, मतलब इसी के अलावा आपका कार्बन डाइसल्फाइड भी बाहर निकलेगा। अब देखो बचता क्या है, यहाँ पे बचता है आपका सेल, तो मैंने सेल को लिखा। यहाँ पे बचता है आपका ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन को लिखा। और यहाँ पे बचता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 के फॉर्म में बाहर, यहाँ पे ये CH2 को भी आपने बाहर कर दिया। फिर बचा क्या, सेल, सेल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन जो बच गया उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने यहाँ पे इतनी सारी स्टेप्स परफॉर्म की मैम, लेकिन जो चीज़ स्टार्टिंग में सेल OH था वही चीज़ तो यहाँ पे है, तो ये तो फिर से सेलुलोज ही बन गया, लेकिन अपन को तो विस्कस रेयन बनाना था, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो उसका नाम तो विस्कस रेयन है, मतलब आपको तो विस्कस रेयन बनाना था ना। अब यहाँ पे भी सेल OH है और यहाँ पे भी सेल OH थे, तो जिससे स्टार्ट किया था फिर से वही बन गया। लेकिन आपको याद रखना है, आपने स्टार्ट उससे किया था और बनाया भी उसको, लेकिन ये जो है ना, इसका फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। तो बेसिकली देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट। इसको बोला जाता है रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट, और इसी का मतलब होता है विस्कस रेयन। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इसी को आप लोग बोलते हो भाई विस्कस रेयन। तो करना कुछ भी नहीं है, पहले आपने सेलुलोज लिया था। ये रिएक्शन टोटल 4 स्टेप्स में होती है। हो सके तो इस रिएक्शन को बुक से मत पढ़ना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि क्या बाहर निकल रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। लेकिन मैंने आपको समझा समझा के बताया कि कौन चीज़ कौन से बॉन्ड के बीच में जा रही है, कैसे क्या बाहर निकल रहा है, वाटर को कैसे लिखते हैं, नाम क्या है, ये सब मैंने आपको बताया, जो कि बुक में सिस्टमेटिकली दिया ही नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, इसलिए बुक से मत पढ़ना। सेकेंड थिंग ये है, ये वाला भी सेलुलोज का फॉर्मूला था सेल OH, और ये भी सेलुलोज का फॉर्मूला है सेल OH, लेकिन ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। वो था आपका प्योर सेलुलोज जो कि वुड पल्प से आपको मिला था, और ये है रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट। ये जो है ना, ये सेलुलोज नहीं है, ये सेलुलोज का फिलामेंट है, और रीजनरेटेड सेलुलोज फिलामेंट को ही आप लोग विस्कस रेयन बोलते हो। तो जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है डेफिनेशंस। मतलब अभी आपको कुछ डेफिनेशंस आने वाले, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं आपकी फर्स्ट नंबर की डेफिनेशन, जो कि है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर को। तो अभी हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है पॉलीमर का, ये होता क्या है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए पॉलीमर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ molecular mass of the constituent molecule। मतलब देखो इसका बेसिकली कहना क्या है, इसका ये कहना है कि अगर आपको पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, सपोज मेरा कोई पॉलीमर है X Y Z W E F B और Y, ये है सपोज मेरा कोई पॉलीमर। तो बेसिकली
अगर मुझे इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं निकालूंगी कैसे, देखो ज़रा इधर, मैं इसको निकालूंगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ y प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई प्लस ई प्लस जेड प्लस एफ प्लस डब्ल्यू। मतलब जो भी मेरा मॉलिक्यूलर मास रहता है किसी भी पॉलीमर का, वो हमेशा इक्वल रहता है टू द एवरेज ऑफ सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द एटम्स और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का, मतलब ही अगर मुझे इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं निकालूंगी इन सब के एटम को देखकर। तो इसका मॉलिक्यूलर मास प्लस दिस प्लस दिस प्लस 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 प्लस, तो ये सारे के सारे एटम को या ये सारे के सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जब मैं प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो अगर आपको किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? एवरेज सम लेके सारे के सारे एटम का और सारे के सारे मॉलिक्यूल का। जब आप इसके अंदर में प्रेजेंट सारे के सारे एटम के मॉलिक्यूलर मास को ऐड करेंगे तो आपको उससे क्या मिलेगा? आपको उससे मिलेगा ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टाइप के डेफिनेशन को, जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो जो नेक्स्ट चीज़ आप लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी हम लोग, वो है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को आप डीपी से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को आप डीपी से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या है। द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट present in a polymer is called as degree of polymerization, is called as degree of polymerization। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, जितने मोनोमर प्रेजेंट रहेंगे किसी भी पॉलीमर में वो होता है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जरा इधर देखो, ये है आपका पॉलीमर नंबर 1, सपोज इसमें है ए बी। ये है आपका पॉलीमर नंबर 2 ए बी सी। ये है आपका पॉलीमर नंबर 3 ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपके मोनोमर कितने हैं? 2। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी कितना रहेगा? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? जितने मोनोमेरिक यूनिट किसी भी पॉलीमर में प्रेजेंट होते हैं उसी को आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हो। यहाँ पे 2 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है 2। यहाँ पे आपके मोनोमेरिक यूनिट 3 प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी कितना रहेगा? 3। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपके मोनोमेरिक यूनिट देखो कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी कितना रहेगा? 6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट इन ए पॉलीमर। जितने मोनोमेरिक यूनिट किसी भी पॉलीमर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आप उसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हो। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को आप लोग डीपी से रिप्रेजेंट करते हो। जितने मोनोमेरिक यूनिट पॉलीमर के अंदर रहेंगे उतना ही उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि फिर मैं ये पार्ट को रिमूव करने वाली हूँ। चलिए, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को, कि बेसिकली क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को। क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को आप CDP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि C का मतलब होता है क्रिटिकल, D का मतलब होता है डिग्री और P का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन। तो CDP का मतलब ही क्या होता है? क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। चलिए बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता क्या है। द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास that a polymer should have, the minimum molecular mass that a polymer should have in order to exhibit or in order to show properties of polymer
is called as critical degree of polymerization. तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास दैट ए पॉलीमर शुड हैव इन ऑर्डर टू एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब मैं इसको एक कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा फिजिक्स में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप हर किसी ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुना होगा, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई भी मेटल की प्लेट लेते हो, मैं आपको फिजिक्स का कंसेप्ट बता रही हूँ, फिर फिजिक्स के कंसेप्ट को मैं इससे जोड़ने वाली हूँ। अगर आप कोई भी मेटल का सरफेस लेते हो, फिजिक्स में होता है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो सपोज आपने कोई भी मेटल का सरफेस लिया या कोई भी मेटल का प्लेट लो, तो क्या होता है ना कुछ मिनिमम अमाउंट होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, तभी जाके आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इजेक्ट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होते जब यहाँ से हम लोग लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। जब हम लोग लाइट को किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं, ये है आपका मेटल का सरफेस और यहाँ पे मैं लाइट को करवा रही हूँ इंसिडेंट। तो जब भी हम लोग लाइट को मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस लाइट की कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उस फ्रीक्वेंसी के कम की लाइट आती है, मतलब सपोज अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है लेटेस्ट से 10, तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट की अगर वो 8 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बिना इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होते हैं। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो हुआ आपका फिजिक्स का पार्ट। इन द सेम फैशन अभी देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दी, सपोज आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, लेट अस से उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका जो कट ऑफ था वो है 90 मार्क्स। सपोज आपका कट ऑफ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में 90 मार्क है, ठीक है। तो अगर आपको मार्क्स आ जाते हैं 87, तो क्या आप वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको मिनिमम मार्क्स कितने मिलने चाहिए? मिनिमम मार्क्स मतलब ही कट ऑफ वाले कम से कम मार्क आपको 90 चाहिए। सपोज अपन मान के चल रहे हैं, और अगर आपको 85 मार्क है तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपको 89 मार्क्स है तब भी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको 90 मार्क है तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको 95 मार्क है तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। 97 मार्क्स है तब भी आप वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। मतलब कट ऑफ कुछ ना कुछ होता है। अगर वो कट ऑफ के ऊपर मार्क है तो आप लोग उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। अगर वो कट ऑफ जितने मार्क है तब भी आप वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आपको वो कट ऑफ से कम मार्क्स आ जाए तो आप वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हर किसी की अलग अलग कास्ट के हिसाब से उसका कट ऑफ होता है। तो आपको बेसिकली वो कट ऑफ से ऊपर मार्क लेना है या वो कट ऑफ जितने मार्क लेना है। तो अगर उससे कम मार्क आए तो आप फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे उस एग्ज़ाम में, है ना। इन द सेम फैशन पॉलीमर में भी कुछ ऐसा होता है कि कम से कम कुछ ना कुछ लेटेस्ट से, सपोज मैं बोल रही हूँ कि इतना मॉलिक्यूलर मास तो किसी भी पॉलीमर का होना चाहिए, x ग्राम। तो अगर x ग्राम से कम मास होता है किसी भी पॉलीमर का तो वो पॉलीमर होगा ही नहीं। अगर x ग्राम से ज़्यादा मास है किसी पॉलीमर का तो हाँ वो पॉलीमर रहेगा। सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम से कम 50 ग्राम पर मोल होना चाहिए। ये चीज़ सही नहीं है, मैं ऐसी अज्यूम कर रही हूँ। तो अगर आपके पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास सपोज 25 है तो क्या वो पॉलीमर रहेगा? नहीं। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास है 36 तब भी वो पॉलीमर नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूलर मास 50 है तो वो पॉलीमर जैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास 55 है तब भी वो पॉलीमर जैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। बेसिकली आई जस्ट वांट टू से हियर कि अगर 50 से कम आया तो वो पॉलीमर नहीं रहेगा, 50 आया तो वो पॉलीमर रहेगा, 50 से ज़्यादा आया तब भी वो पॉलीमर रहेगा। अभी 50 की जगह पे और कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने 50 लिखा तो 50 होता है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि जैसे पासिंग के लिए कुछ मिनिमम कट ऑफ होता है, उसके नीचे आए तो आप फेल हो जाते हो, उसके जितने आए तो आप पास हो जाते हो, उससे ऊपर आए तब भी आप पास होते हो, है ना। तो ये होते हैं मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए। इन द सेम फैशन पॉलीमर में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास से कम मार्क्स आते हैं तो आप वो जो कंपाउंड है वो पॉलीमरिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। पॉलीमरिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कंडीशन ये है कि जितना मॉलिक्यूलर मास मिनिमम होना चाहिए किसी पॉलीमर का, अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है,
उसके जितना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कट ऑफ जितना जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर का उससे कम आ जाए तो वो पॉलीमर होगा ही नहीं। और ये बताता है आपको क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब बेसिकली जो भी आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, जो भी आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है ना, उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। अगर इस क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में आपके है कंटेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अगर कोई पॉलीमर है, इफ एनी पॉलीमर कंटेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अगर किसी पॉलीमर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, मतलब कि अगर किसी पॉलीमर के अंदर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर किसी पॉलीमर के अंदर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये पहली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। और सेकंड कंडीशन हम लोग लेते हैं इफ एनी पॉलीमर कंटेन्स वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने दो टाइप डिस्कस किए। पहला टाइप ये है कि अगर किसी पॉलीमर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड किस्सा मैंने ये डिस्कस किया कि अगर किसी पॉलीमर में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, है ना, जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेस, ब्रैकेट में लिख देती हूँ जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेस। तो देखते हैं यहाँ पे बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि अगर आपके पॉलीमर के अंदर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो जो भी आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जो भी आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है ना, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसका वैल्यू लो होता है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर किसी पॉलीमर के अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये लो रहेगा, उसका उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, तो आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे रहेगा, हाई रहेगा। इसका उल्टा कर देना। तो यहाँ पे जो भी आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसका वैल्यू यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का उल्टा वीक होता है, तो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लो रहेगा। लेकिन अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही वीक है, कमज़ोर है, तो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हाई रहेगा। जस्ट इसका उल्टा कर देना, अगर ये वीक है तो ये हाई, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये लो। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जल्दी से इस पार्ट का ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अभी हम लोगों ने बेसिकली देखा क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को, और देखा कि कैसे क्या क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपके बॉन्डिंग के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी के आगे का पार्ट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 15.2 को। ये प्रॉब्लम आपको दे रखा है पेज नंबर 335 पर। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 15.2 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 335 पर। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम 15.2। यहाँ पे देखो बताया क्या रखा है, द क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज लो फॉर नाइलॉन 6। वो आपको ये बोल रहा है कि जो भी नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 में क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो लो है। क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो नाइलॉन 6 में वो बोल रहा है कि वो लो है। इसी के साथ आगे देखो वो क्या बोल रहा है, वाइल फॉर पॉलीथीन द क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज हाई। वो ये बोल रहा है कि जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन, उसमें जो भी क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वो हाई है। तो बेसिकली ही वांट्स टू आस्क यू द रीजन कि जो भी आपका नाइलॉन 6 है उसमें क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लो क्यों है,
और जो भी आपका पॉलीथीन है उसमें क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हाई क्यों है। तो उससे आपको ये चीज़ पूछना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कोई कंपाउंड के लिए हाई रहता है, कोई कंपाउंड के लिए लो रहता है। तो वो जो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो डिपेंड करता है बॉन्डिंग के ऊपर में, कि बॉन्डिंग का नेचर कैसा है। अगर बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर फोर्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसा रहता है, बहुत वीक रहता है, मतलब ही लो रहता है। और अगर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे केस में क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हाई रहता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। तो बस वही चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ नायलॉन 6 की, तो जैसे कि हम लोगों ने नायलॉन 6 को आज ही देखा प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो नायलॉन 6 में आपका जो प्रिपरेशन रहता है उसमें आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो कि ये जो पॉलीमर है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। जो भी आपका नायलॉन 6 होता है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नायलॉन 6 में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के फॉर्म में, ठीक है। और आप ही बताओ भाई, अगर ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसा रहेगा, लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होगा, कम। तो यहाँ पे आपका जो भी क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रहेगा, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसका वैल्यू लो रहेगा। तो ये तो हुआ अबाउट नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 में आपने यहाँ पे ये देखा कि नायलॉन 6 में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जिस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो भी आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है उसका वैल्यू कैसा है, कम है, मतलब ही लो है। चलो अब हम लोग बात करते हैं पॉलीथीन की। चलिए अब डिस्कस करते हैं पॉलीथीन में। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी पॉलीथीन होते हैं बेसिकली उसमें वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। यहाँ पे आपके वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। और जो भी वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो आप लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो ऐसे केस में जो भी आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो हाई रहेगा। मतलब जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पे आपका क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसका वैल्यू हाई रहता है। ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो कि जो भी नायलॉन 6 है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जिसकी वजह से अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लो है। जो भी आपका पॉलीथीन है उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है करके इसका जो भी क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये कंप्लीटली क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर बेस्ड था, और इस क्वेश्चन में हमने क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हेल्प से रिलेट किया और आंसर को सॉल्व किया। ठीक है। जल्दी से इस पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप के पॉलीमर को, जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को। तो अभी हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर्म कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में क्या क्या आता है, वो सब अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि उसका नाम ही है बायोडिग्रेडेबल, तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई ये जो है ये ऐसे पॉलीमर है जो बेसिकली एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ये पॉलीमर को डिग्रेड कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि बेसिकली ये जो पॉलीमर है ये डिग्रेड हो जाते हैं, कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स इन एनवायरनमेंट। ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कुछ पॉलीमर्स ऐसे रहते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, जैसे कि अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कभी भी डिग्रेड नहीं होते, लेकिन इनका नाम है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मतलब ये ऐसे पॉलीमर है जो एनवायरनमेंट में डिग्रेड अपने आप हो जाते हैं
या माइक्रोब्स के प्रेजेंट में होते हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग हमेशा ऐसे पॉलीमर को बनाने की कोशिश करते हैं जो एनवायरनमेंट में इजीली डिग्रेड हो जाए, क्योंकि अगर आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया तो क्या करेंगे भाई उसको बना के, क्योंकि वो तो एनवायरनमेंट में डिग्रेड ही नहीं होगा, और अगर वो एनवायरनमेंट में डिग्रेड ही नहीं होगा तो वो आपके लिए क्या होगा, यूजलेस होगा। क्योंकि अगर आप उसको बनाएंगे और एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, अगर आप उसको बना भी लेते हो तो उसका यूज़ होने के बाद वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, मतलब आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉलीमर को, जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सबसे पहले PHBV को। तो चलिए डिस्कस करते हैं PHBV को। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसमें बेसिकली, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के पॉलीमर है, PHBV एंड और सेकेंड है आपका नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। याद रखना, ये पॉलीमर का नाम नाइलॉन 6 नहीं है, इसका नाम नाइलॉन 66 भी नहीं, इसका नाम है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। तो आपको याद रखना है, वैसे तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बहुत सारे हैं, लेकिन आपके 12th के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पहला है PHBV और सेकेंड है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी, कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी, यूजेस और प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी। लेकिन पहले आप इतनी चीज़ क्लियर कर लो कि PHBV भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 भी आपका एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं PHBV को कि PHBV होता क्या है। ठीक है, तो PHBV का देखो ये क्या होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ये है आपके PHBV का फुल फॉर्म। देखो कितना बड़ा फुल फॉर्म है, ज़रा ध्यान देना। इस P का मतलब होता है पॉली, बीटा H का मतलब होता है हाइड्रोक्सी और B का मतलब होता है ब्यूटीरेट। पॉली, P का मतलब पॉली, H का मतलब हाइड्रोक्सी, B का मतलब ब्यूटीरेट। फिर बीच में आपको लगाना है को, क्योंकि ये दोनों के बीच में ये वाला पॉलीमर फॉर्म होने वाला है, इसलिए हमने बीच में क्या लगाया, को। ठीक है, उसके बाद में फिर से पॉली, हाइड्रोक्सी और V का मतलब होता है वैलेरेट। तो करना कुछ भी नहीं है, P का मतलब पॉली, फिर बीटा, H का मतलब हाइड्रोक्सी, B का मतलब ब्यूटीरेट, को। क्योंकि आप ये दोनों के बीच में वो पॉलीमर को बनाने वाले हो, 2 कंपाउंड के बीच में लेके बनाने वाले हो, इसलिए आपने वहाँ पे को लगाया, मतलब वो ज्वाइन होंगे। फिर से यही वाली चीज़ थी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, और V का मतलब ही क्या होता है, इस V का मतलब होता है वैलेरेट। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये होता है आपके PHBV का फुल फॉर्म। चलिए अब बनाते हैं हम लोग PHBV को, कि बेसिकली PHBV होता क्या है, ज़रा ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट। तो ये नाम से आपको एक चीज़ समझ में आती है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट का मतलब आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो आपको एक कंपाउंड लेना है उसका नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया भाई कि जो भी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट है उससे आप एक नाम निकाल सकते हो, जो कि है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। इन द सेम फैशन जो आपका सेकेंड नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, उससे भी आप एक और नाम निकाल सकते हो, जो कि है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट का मतलब ही आपने एक नाम उससे डिराइव किया, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। और पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट का मतलब क्या होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ब्यूटीरेट के जगह पे मैंने ब्यूटेरिक एसिड लिखा और वैलेरेट के जगह पे मैंने वैलेरिक एसिड लिखा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये जो पॉलीमर है जो आपको प्रिपेयर करना है PHBV, तो इसका फुल फॉर्म तो वैसे आपको याद ही रखना है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही है, नो डाउट। लेकिन अब क्या होता है ना, अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो आपको याद ही नहीं रहता कि मैं क्या क्या लेके वो PHBV को बनाऊँ। PHBV बनाना है ये सबको पता है, PHBV का फुल फॉर्म भी आपको पता है,
लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे कंपाउंड क्या क्या लेना है और कौन से रिएक्टेंट को लेके मिक्स करके मुझे PHBV बनाना है, तो क्या आप PHBV को बना पाएंगे? नहीं। क्योंकि अगर आपको PHBV बनाना है तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से रिएक्टेंट आपको लेना है और उनकी हेल्प से कैसे आपको PHBV को बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको वो याद रखना है कि बेसिकली लेना क्या है। अब इसको देख के तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या लेना है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट से आप एक रिएक्टेंट का नाम निकाल सकते हो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, और सेकेंड वाले पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट से भी आप एक नाम निकाल सकते हो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आपने रिएक्टेंट के भी नाम निकाल लिए। अब अगर आपको रिएक्टेंट के नाम मिल गए तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और रिएक्शन भी कर लेंगे, तो रिएक्शन काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना भाई कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहला कंपाउंड जो मैं लूँगी वो रहेगा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना कि कैसे क्या हम लोग उसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं। बेसिकली इसका नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, और ये आपको पता कैसे चला कि अगर आपको PHBV का फुल फॉर्म पता है तो आपने उसका फुल फॉर्म लिख लिया, और इस नाम को देख के आपको एक रिएक्टेंट का नाम मिल गया पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, तो उसको मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। को नाम देख के ही सारी चीज़ें पता चल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के एग्जैक्टली बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको आप अल्फा कार्बन बोलते हो। अल्फा कार्बन के जो बाजू में कार्बन आता है उसी को आप लोग बीटा कार्बन बोलते हो। ठीक है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के एग्जैक्टली जो बाजू में कार्बन आता है उसको आप अल्फा कार्बन बोलते हो, और अल्फा कार्बन के जो बाजू में कार्बन आता है उसको आप लोग बीटा कार्बन बोलते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के एग्जैक्टली जो कार्बन बाजू में आता है वो अल्फा होता है, और उसके बाजू वाला बीटा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, तो देखो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान देना इसका नाम क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी। अब मैंने यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, क्योंकि बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, और OH ग्रुप का मतलब ही होता है हाइड्रोक्सी। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसलिए मैंने लिखा बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पे भी बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप दिख रहा है, मतलब ही बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी दिख रहा है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा, बीटा हाइड्रोक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको काउंट करना है टोटल कार्बन कितने हैं, तो ज़रा देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4। यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 4, और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। तो 4 कार्बन वाले एसिड का नाम क्या होगा, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी था इसलिए मैंने लिखा बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये टोटल आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है ब्यूटेन, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ब्यूटेरिक, और COH ग्रुप मतलब ही वो एसिड है। अब जरा यहाँ पे देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन 5 है, टोटल कार्बन 5 है। तो टोटल कार्बन अगर 5 आता है तो आप उसको वैलेरिक भी बोल सकते हैं, आप उसको पेंटानोइक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये COH ग्रुप है तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको एसिड बोलेंगे, और यहाँ पे आपका होगा पॉलीमराइजेशन। क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा आपका पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो चलिए अब करवाते हैं हम लोग इनका पॉलीमराइजेशन, और देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कैसे क्या होता है। होने वाला कुछ भी नहीं है, एकदम ध्यान से देखो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, समझ लो इस चीज़ को, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये COH ग्रुप है, इसी COH ग्रुप को देखो और आप कैसे लिख सकते हो, COH ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। हमेशा याद रखना कि जो भी आपका COH ग्रुप होता है
आप उसको C डबल बॉन्ड OH के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका COH ग्रुप है, इस COH ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप वैसा भी लिख सकते हो जो अभी मैंने पहले लिखा। अगर आपको वैसा नहीं लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। याद रखना है कि यही COH ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते और इसी को आप C डबल बॉन्ड OH के टर्म्स में लिख सकते। ये दोनों चीज़ें सेम ही है, जैसी आपकी इच्छा करती है वैसा लिखो, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो होगा क्या, एकदम ध्यान से देखना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से निकलेगा आपका OH और यहाँ से निकलेगा आपका H। और सेकंड काम देखो और क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना, सेकंड काम और क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका OH और यहाँ से निकलेगा आपका H। इसके पहले जैसे अपन ने रिएक्शन करवाई ना, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन यहाँ पे करवाना है, कुछ नया काम नहीं करवाना है आपको, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन आपको करवाने का है, ठीक है। तो यहाँ से निकाला आपने H, यहाँ से निकाला आपने OH, मतलब यहाँ से आपका वाटर बाहर निकलेगा। सेकेंड काम आपने क्या करवाया, यहाँ से निकाला H और यहाँ से निकाला OH, यहाँ से H यहाँ से OH मतलब वाटर, यहाँ से H यहाँ से OH मतलब वाटर, मतलब बेसिकली यहाँ से आप वाटर को बाहर निकाल रहे हो। समझ जाओ कि ये भी एंड टाइम है, समझ जाओ ये भी आपका एंड टाइम ही है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। एकदम ध्यान से देखना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले भाई मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, करना कुछ भी नहीं है, मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर के फॉर्म में बाहर निकला और यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकला। तो यहाँ पे बचा क्या है, ऑक्सीजन बचा है, तो मैंने ऑक्सीजन को लिखा। ऑक्सीजन के बाद में आपको दिख रहा है CH, जो दिख रहा है वो देख के लिखना है। CH के नीचे में आपको क्या दिख रहा है, CH3, तो मैंने यहाँ पे CH3 को लिखा। आगे बढ़ेंगे, CH के बाद में आपको दिख रहा है CH2, तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2। और आगे बढ़ते हैं, CH2 के बाद में आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, तो मैंने यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, वो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ में। ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन को। आगे बढ़ेंगे, फिर आपको दिख रहा है CH, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है CH2, तो CH2, यहाँ पे दिख रहा है CH3, बिल्कुल जैसा दिख रहा है ना वैसा ही लिखना है। फिर ये CH के बाद में क्या है, CH2, तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2। यहाँ पे है आपका C डबल बॉन्ड O, तो मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को लगा दिया। और ये जो भी चीज़ फॉर्म हुई है ना, ये फॉर्म हुआ है आपका पॉलीमर, और इस पॉलीमर का जो नाम होता है वो होता है PHBV। इस PHBV का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेडेट। याद रखना है इस चीज़ को। अगर आपको रिएक्टेंट याद नहीं आते हैं तो अगर आपको फुल फॉर्म भी याद है तो आप रिएक्शन कर पाएंगे। द रीज़न बिहाइंड दिस इज क्योंकि ये नाम से आप एक चीज़ प्रेडिक्ट कर पाते हो, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट से प्रेडिक्ट कर पाते हो ब्यूटेरिक एसिड। तो पहला रिएक्टेंट वो ले लो। फिर सेकेंड रिएक्टेंट आप क्या करेंगे, सेकेंड रिएक्टेंट आप फिर से नाम को देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी वैलेडेट, वैलेडेट से क्या आएगा, वैलेडिक एसिड। तो आपने यहाँ पे फिर पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी वैलेडिक एसिड को लिया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई और ये वाले प्रोडक्ट को बना लिया। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से वाटर को बाहर निकल रहे, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से OH। अब ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें आप लोग वाटर को बाहर निकालते हो, उस पॉलीमराइजेशन को आप लोग क्या बोलते हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी आपका PHBV है इस फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसको आप लोग कैसे फॉर्म करते हो, इसको आप लोग फॉर्म करते हो बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्योंकि ये जो पॉलीमराइजेशन है, मतलब यहाँ पे जो आपके पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बेसिकली फॉर्म हो रहा है जब वाटर का रिमूवल हो रहा है ना। और जब भी वाटर का रिमूवल होता है तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हो। आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि PHBV एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब एक ऐसा पॉलीमर जो एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड हो जाता है बाय माइक्रोब्स और वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको आप लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हो। इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अब मैं आपको यहाँ पे आपके सारे के सारे पॉलीमर तो ख़त्म होते हैं। जो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है
उसमें बेसिकली आपको कोई रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं दिए। तो अगर रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं दिए तो मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि अगर पेपर बुक में ही रिएक्शन नहीं है तो पेपर में भी वो चीज़ नहीं पूछी जाती, तो फिर एक्स्ट्रा में पढ़ के कोई मतलब नहीं है। जितना पार्ट बुक में है उतना ही पार्ट स्टेट बोर्ड के पेपर में आता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। एक्स्ट्रा पार्ट अलग से कुछ भी नहीं आता। अगर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के लिए रिएक्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ उन्होंने इतना बताया है कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ग्लाइसिन और आपके बनता है कैप्रोइक एसिड से, ग्लाइसिन और ईटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड से आपका ये बनता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। वो भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो आपको भी वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेबल को, जहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस टेबल को और सारी चीज़ें उसमें रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉलीमर का नाम है जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम लोग मोनोमर कौन से यूज़ कर रहे हैं, और तीसरी थिंग है वो कौन सा टाइप की पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हो रहा है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहला जो पॉलीमर है, ठीक है, जो आप लोगों ने स्टडी किया था वो था आपका पॉली आइसोप्रीन। उसका नाम था पॉली आइसोप्रीन, और पॉली आइसोप्रीन को ही आप लोग रबर भी बोलते हो। पॉली आइसोप्रीन को आप लोग रबर भी बोलते हो। तो जो भी यहाँ पे आपका मोनोमर था जो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मोनोमर बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था आइसोप्रीन को। मतलब आइसोप्रीन जो था वो मोनोमर था, और वो आइसोप्रीन की रिएक्शन की हेल्प से आपने जो पॉलीमर प्रिपेयर किया उसका नाम क्या था, पॉली आइसोप्रीन। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे है पॉलीमर का नाम, यहाँ पे है मोनोमर का नाम, और यहाँ पे है कि कौन से पॉलीमराइजेशन से वो बना है, कौन से पॉलीमराइजेशन से वो बना है। यहाँ पे हम लोग वो वाली चीज़ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट देखते जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो पॉली आइसोप्रीन है उसी को आप रबर बोलते हो, वो बनता है आइसोप्रीन से, मतलब मोनोमर का नाम आइसोप्रीन है, और वो फॉर्म होता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। वो कैसे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था आपका इथीन, मतलब ही पॉलीथीन। पॉलीइथीन को आप पॉलीथीन भी बोल सकते हो, पॉलीइथीन को आप पॉलीथीन भी बोलते हो, और वो बनता है आपके इथीन से, ठीक है। ये भी फॉर्म होता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये भी क्या फॉर्म होता है, ये भी फॉर्म होता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। थर्ड टाइप का पॉलीमर जो आप लोगों ने डिस्कस किया था उसका नाम था टेफ्लॉन, ठीक है। इसी टेफ्लॉन का एक और नाम है, वो भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड टाइप का पॉलीमर आपने डिस्कस किया टेफ्लॉन, उसी को एक और नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, तो आपको याद रखना है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन मतलब ही टेफ्लॉन है, और ये बनता है फ्लोरोइथीन से, टेट्राफ्लोरोइथीन से ये बनता है, टेट्राफ्लोरोइथीन से ये फॉर्म होता है। मतलब पॉलीमर का नाम है टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और मोनोमर का नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। ये फॉर्म होता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही फॉर्म होता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि जो भी आपका टेफ्लॉन है वो कौन से पॉलीमराइजेशन से बना है, एडिशन, रिंग ओपनिंग, कंडेंसेशन, तो आपको याद रखना है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है। अगर आपको पॉलीमर का नाम पता है और अगर आपको मोनोमर का भी नाम पता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता वो कौन से पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो आप एमसीक्यू नहीं कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट वाला था आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट पॉलीमर का नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है उसके केस में जो आपका मोनोमर था वो देखो क्या था। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में जो मोनोमर था उसका नाम था एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, और ये भी फॉर्म हो रहा था बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। चलिए और आगे बढ़ते। नेक्स्ट वाला पॉलीमर जो आपका है वो है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है वो बनता है दो टाइप के मोनोमर से। पहला है आपका एडिपिक एसिड, ठीक है, और सेकंड है आपका हेक्सामिथिलीन डायमीन। हेक्सामिथिलीन डायमीन, मतलब जो भी आपका नाइलॉन 66 है वो दो टाइप के मोनोमर से बनता है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। और ये जो है ये फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन मतलब वो पॉलीमराइजेशन जिसमें वाटर का रिमूवल होता है,
उसको आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका नाइलॉन 6, और नाइलॉन 6 जो होता है वो बनता है आपका ईटा कैप्रोलैक्टम से। ईटा कैप्रोलैक्टम से आपका नाइलॉन 6 बनता है, और ये फॉर्म होता है बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे रिंग ओपन होती है ईटा कैप्रोलैक्टम की, इसलिए आप लोग उसको रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने डिस्कस जो किया था वो था बेकेलाइट। बेकेलाइट को ही आप लोग फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर भी बोलते हो। बेकेलाइट को ही आप लोग फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर भी बोलते हो, और ये बनता है 2 टाइप के मोनोमर से, दैट इज़ फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड। जब आप फिनॉल के अंदर में फॉर्माल्डिहाइड को डालते हो तो उससे आपका जो पॉलीमर बनता है उसका नाम है बेकेलाइट और फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। ये जो है ये फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये किससे फॉर्म होता है? ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट था आपका मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। नेक्स्ट पॉलीमर का नाम क्या था? नेक्स्ट पॉलीमर का आपका नाम था मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, और ये 2 टाइप के मोनोमर से बनता है, मेल अमीन प्लस फॉर्माल्डिहाइड। जब भी आप मेल अमीन और फॉर्माल्डिहाइड को एक दूसरे के साथ में मिक्स करते हो तो उससे जो पॉलीमर बनता है उसका नाम होता है मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ये भी फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर जो आप लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका ब्यूना एस। ब्यूना एस को आप SBR भी बोलते हो। इसी का मतलब होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसी का मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर होता है, और ये बनता है 2 टाइप के मोनोमर से, स्टाइरीन प्लस ब्यूटाडाइन। इसी को आप ब्यूटा 1,3-डाइन भी बोलते हो, ठीक है, क्योंकि ब्यूटाडाइन का मतलब ही होता है ब्यूटा 1,3-डाइन। ये दोनों को जब आप मिलाते हो तो SBR मतलब ब्यूना एस और स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर बनता है। ये जो है ये है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये फॉर्म होता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज़ होती है कि डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में होता है और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का पॉलीमर देखते हैं जो आप लोगों ने डिस्कस किया, उसका नाम था नियोप्रीन। और जो भी नियोप्रीन है ये बनता है आपके क्लोरोप्रीन से, ठीक है। और क्लोरोप्रीन के लिए एक और नाम जो है वो है आपका, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरोप्रीन को और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, और आप उसको ब्यूटा 1,3-डाइन भी बोल सकते हो। तो नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से, और ये बनता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का पॉलीमर है आपका PHBV, ठीक है। और PHBV जो है वो देखो बनता कैसे है। PHBV बनता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड, और इसको आप प्लस भी लिख सकते हो, प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ठीक है। और ये फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का पॉलीमर है आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है वो फॉर्म होता है ग्लाइसिन प्लस ईटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन प्लस ईटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। और ये फॉर्म होता है बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये जो चार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये चार्ट से 100% 1 या 2 MCQ क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये अगर आप JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको, या आप MST CT का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चार्ट से आने के बहुत सारे क्वेश्चन चांसेस है। ये चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट है जिसमें मैंने पूरे पॉलीमर के नाम, पूरे मोनोमर के नाम, कौन से मोनोमर से आप बनाते हो और कौन से पॉलीमराइजेशन की हेल्प से आप बनाते हो वो मैंने डिस्क्राइब किया है। तो जिसने भी ये चार्ट पढ़ लिया उसका पूरा का पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री का एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, क्लियर कट स्क्रीनशॉट। चलिए इसी के अलावा यहाँ पे कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर दे रखे पेज नंबर 336 पर। तो
तो पेज नंबर 336 पर एक टेबल दे रखा है और यहाँ पे वो सारे पॉलीमर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर के यूज दे रखे हैं कि पॉलीमर कहाँ पे यूज होता है। जैसे कोई पॉलीमर पाइप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई पॉलीमर पेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो अलग अलग यूजेस होते हैं। तो आप लोग ये वाले चार्ट को पढ़ लेना, ये यूजेस ज़रूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये यूजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम्प्लीटली थेरोटिकल है कि इसको यहाँ यूज़ किया जाता है, उसको वहाँ, वो तो रट्टा ही मारना है ना भाई, है ना। तो चलिए भाई, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर केमिस्ट्री भी होता है एंड। अब बचता है चैप्टर नंबर 16, वो भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि आई नो कि पेपर काफ़ी क्लोज है। तो पेपर आने के पहले, बोर्ड के पेपर के 2-3 महीने पहले ही मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगी, आई प्रॉमिस यू फॉर दैट, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो भाई, इतना अच्छा काम सर आपके लिए कर रहे हैं। पवन सर आप सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर के खातिर एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप सभी के लिए, सर आप सभी को फ्री एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सर के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।